हेलो दोस्तों, एनवीएस लैब अटेंडेंट के क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि जो प्रीवियस लेक्चर हम करवाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, वहाँ पे आप देखे होंगे कि कैसा क्वेश्चंस आ रहा है। प्रैक्टिकल बेस बहुत सा क्वेश्चंस है, तो वही क्वेश्चन से रिलेटेड ये पैटर्न्स हम आपके लिए लेके आए हैं। तो ये लेक्चर 1 है। इसमें हम लोग 15 क्वेश्चंस करेंगे। इसमें हम लोग 15 क्वेश्चंस करेंगे फिजिक्स के हैं। 15 क्वेश्चन किससे है? फिजिक्स के हैं। और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका ये क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 50 मीटर स्क्वायर, देन द प्रेशर विल बी। यानी कि एक 50 मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग पे, मतलब क्षेत्रफल में 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक 50 मीटर स्क्वायर का एरिया है, इस पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। तो प्रेशर यानी कि दबाव निकालना है। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर बराबर फोर्स होता है। तो फोर्स यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 20, और एरिया कितना है? 50। तो अब इसको डिवाइड लगाना है, तो हम इसको नीचे 100 बना देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 40 अपॉन 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 0.4 इसका आंसर हो जाएगा। और इसका यूनिट क्या होता है दोस्तों? पास्कल। तो ये बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन था। तो ऑप्शन में 0.4 पास्कल इसका 4 नंबर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कह रहा है द साइज ऑफ प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि पुतली का आकार नियंत्रित कैसे होता है। तो देखिए, ये एक छोटा सा प्यूपिल होता है। इसके तरफ इस तरह से कुछ आँख में आपको दिखता है, एक फिर उजला वाला पार्ट दिखता है, फिर इस तरह से कुछ मान लो लेंस होता है, ऐसे है कि नहीं। और यहाँ पे सिलियरी मसल्स लगे रहते हैं। तो ये जो छोटा वाला पार्ट होता है, इसको कंट्रोल इरिस करता है। कौन सा करता है? आइरिस। तो ये इसका आंसर आइरिस होगा। ये रटने वाला क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 वाला क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन में आपके एग्जाम्स में आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, 3 वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार आपके एग्जाम पे आया है। ये एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा ही पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है। तो ये क्वेश्चंस का आंसर आप लोग बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि मान लो कि जितना ज़्यादा डेप्थ पे हम जाते जाएंगे, उतना प्रेशर क्या होगा? बढ़ते जाएगा। नीचे जाते जाएंगे तो बढ़ते जाएगा। तो सीधा से यहाँ पे क्यू पॉइंट जो है वो पी पॉइंट के नीचे है। तो क्यू पॉइंट जब पी पॉइंट के नीचे है, तो क्यू का जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। किस पॉइंट से बताइए दोस्तों? एच पॉइंट से ज़्यादा होगा, है ना। एच पॉइंट से कह रहे हैं, सॉरी, पी पॉइंट से। यानी कि प्रेशर ऑफ क्यू जो होगा वो ज़्यादा होगा पी से। प्रेशर ऑफ क्यू इज़ ग्रेटर देन पी, ये क्वेश्चन कह रहा था। तो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन था। ये बताया हुआ है हमारा बहुत पहले का है, तो इसलिए इस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। आगे जब हम चलते हैं तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से समान अपवर्तनांक वाले, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहा है। जैसे का मतलब हम लोग जानते हैं कि कोई प्रकाश जब रेयर से डेंसर में जाता है, तो ये प्रकाश मान लो चल रहा है, तो इसको ऐसे पार होना चाहिए था। तो डेंसर में जाता है तो थोड़ा और इधर मुड़ जाता है, यानी कि टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाता है। और मान लो डेंसर से रेयर में जाता है तो ये अपोज थोड़ा और अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ जाता है। ये कब? जब मीडियम चेंज होता है तब। यानी कि यहाँ मान लो रेयर एयर है और डेंसर में वाटर ले लो। अब डेंसर में वाटर ले लो, नीचे एयर ले लो, इस तरह का कंसेप्ट पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बड़ा कहा है कि मीडियम जो रे है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम तो जा तो रही है, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये इधर मुड़ेगा कि इधर मुड़ेगा, या नहीं मुड़ेगा? तीनों केस हो सकता है। तो मीडियम कह रहा है कि सेम है, इधर भी मीडियम एयर है और इधर भी मीडियम एयर है। तो हम जब जानते हैं कि दोनों मीडियम सेम ही हो, तो रे में जो किरण जाती है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर हो जाएगा। द रे विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, किरण एक ही दिशा में चलती रहेगी। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस पे अगर हम बात करें तो कह रहा है कि किसी पिंड का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाता है। द टेम्परेचर इज चेंज्ड बाय 1 केल्विन। तो देखिए, केल्विन बराबर सबसे पहले क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो केल्विन को 1 डिग्री बढ़ा देंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड कितना बढ़ेगा बताइए? डिग्री सेल्सियस जो है वो कितना बढ़ेगा? तो ये भी 1 डिग्री बढ़ेगा, तभी तो ये इक्वेशन बराबर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, जब हम टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ाएंगे तो उसका सेल्सियस में भी टेम्परेचर 1 डिग्री ही बढ़ेगा। सेल्सियस में ही टेम्परेचर क्या होगा? 1 डिग्री ही बढ़ेगा। इसके बाद इसके आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों देखिए 3 फिगर दिया गया, तो फिगर के बाद हम यहाँ पे हिंदी वाला ही दिखा देते हैं। तो तीनों फिगर में क्या कह रहा है, डायग्राम एक्स दिया गया है, डायग्राम क्या है, एक्स है, ये डायग्राम वाई है, और ये एक डायग्राम जेड है। डायग्राम एक्स में जो है बादलों में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, बादलों में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि ये किससे रिलेटेड है, मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। तो द ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू मॉलिक्यूल इज नोन एज व्हाट, उसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। तो ये क्या है, कन्वेक्शन है। दूसरा में क्या है कि एक कोई बॉडी है, इस पर एक छिपकली बैठा हुआ है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के टच में है। जब बॉडी एक दूसरे को टच में रह के क्या करता है, हीट का ट्रांसफर करता है, तो उसको कहते हैं कंडक्शन, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन। ठीक है, हिंदी में ये कन्वेक्शन हो गया, और दोनों के टच में रहता है तो प्रवाहक यानी कि कंडक्शन बोलते हैं। और सूर्य वगैरह से या जो रे के कारण किरण ट्रांसफर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। तो ए नंबर है कन्वेक्शन। बी नंबर में क्या है डायग्राम, बी नंबर डायग्राम जो है दोस्तों वो है कंडक्शन। बी नंबर क्या है, कंडक्शन। बी नंबर डायग्राम है, ए नंबर कन्वेक्शन है। डायग्राम एक सेकंड निकाल लिया जाए एक में, तभी तो पता चलेगा। तो ए नंबर डायग्राम जो हो गया वो क्या है, कन्वेक्शन। बी नंबर डायग्राम दोनों में सटा हुआ है तो कंडक्शन। और सी नंबर डायग्राम क्या है, रेडिएशन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, थर्ड नंबर। ठीक है, 6 के बाद हम आगे चलते हैं। 7 में देखते हैं। ठीक है, तो 7 में आइए चलते हैं। तो दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चंस का रहा है, ये इस तरह के क्वेश्चंस भी बार बार एग्जाम में आ चुके हैं कि एक ट्यूनिंग फॉक होता है। जब प्रैक्टिकल क्लास में आप गए होंगे तो इस तरह का एक ट्यूनिंग फॉक रखा हुआ होता है, जिससे क्या करते हैं, ट्यूनिंग काटा भी हिंदी में इसको बोलते हैं। इसे एक फिक्स अमाउंट का फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया जाता है, जनरेट किया जाता है। तो कह रहा है इसको जब मतलब मूव कराया जाता है तो ये 625 वाइब्रेशन करता है। कितना कंपन करता है, 625। कितने सेकंड में, 25 सेकंड में। तो कह रहा है इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो देखिए 625 वाइब्रेशन ये कर रहा है कितने देर में, 25 सेकंड में। तो हमारा अगर 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन कर रहा है वो निकाल देते हैं तो वही हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो 625 को 25 से भागा दे दीजिए, और यही 1 सेकंड में जब वाइब्रेशन निकाल देते हैं तो इसी को हर्ट्ज बोलते हैं। तो 25 से 25 बार में 625 कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 हर्ट्ज। फर्दर आगे क्वेश्चन से कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। तो ध्वनि की अधिकतम गति किस में होती है, सॉलिड में होती है, फिर किस में होती है, लिक्विड में होती है, फिर सबसे कम किस में होती है, गैस में, और निर्वात में क्या होती है, वैक्यूम में शून्य होती है। वैक्यूम में क्या होती है, साउंड की गति शून्य होती है दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पे निर्वात में तो सबसे कम होगी। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, गैसियस सब्सटेंस हो गया, ये लिक्विड सब्सटेंस हो गया, ये सॉलिड सब्सटेंस हो गया। तो इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ग्रेफाइट में क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 भी एक मज़ेदार क्वेश्चन है। ये भी एक प्रैक्टिकल बेस मान के चलते हैं क्वेश्चन, इसमें 10 से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा रेडियस ऑफ प्लेन मिरर इज़ इन्फिनाइट। तो जानते ही हैं कि ये प्लेन मिरर है तो इसका रेडियस कितना होता है, इन्फिनाइट होता है, हम लोग जानते हैं। समतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है। अब समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि सीधी होती है, यानी कि जो इमेज होता है प्लेन मिरर का वो इरेक्ट होता है। ये भी बात यहाँ तक सही है। एंड मतलब एक और चीज़ जोड़ दिया, सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये भी बात सही है, ऑब्जेक्ट के सेम साइज का, यानी कि यहाँ पे जो तीनों बात कही जा रही है वो सही है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। इसका आंसर कौन सा होगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। अब हम लोग 10वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां भी बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए एक डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, इसी से आपको क्वेश्चन बताना है कि कैसा होगा। तो देखिए 10वां 11वां 12वां ये सब बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ये इसमें आपको सोचना पड़ेगा प्रैक्टिकल बेस कुछ। तो देखिए टाइम मान लो जब 1 सेकेंड था तो अब वस्तु कहाँ पे है, 10 मीटर पे मान लो खड़ा है। जब 2 सेकंड हुआ तब भी वो 10 मीटर पे खड़ा है। जब 3 सेकंड हुआ तब भी 10 मीटर पे खड़ा है। 4 सेकंड हुआ तब भी 10 मीटर पे खड़ा है। 5 सेकंड हुआ तब भी वो 10 मीटर पे खड़ा है। वो कहीं जा नहीं रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, मतलब एक ही जगह खड़ा है, वो स्थिर है। तो स्थिर का मतलब वस्तु कैसी है, विराम अवस्था में। वस्तु कैसी है, विराम अवस्था में। जब कभी भी इस तरह का ग्राफ आप आए तो टाइम को बढ़ा बढ़ा के देख लीजिए कि उसमें चेंज हो रहा है कि नहीं। तो टाइम तो हमेशा बढ़ते रहता है, टाइम तो रुकने वाला चीज़ है नहीं। तो हमेशा 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4, मान लो कि इस तरह का ग्राफ है ऐसे, यहाँ लिखा है टाइम, यहाँ लिखा है डिस्टेंस।
तो अब देखिए टाइम 1 सेकंड पे मान लो 1 मीटर मिला, 2 सेकंड पे कितना मिला, 2 मीटर मिल गया, 3 सेकंड पे कितना मिल गया, 3 मीटर। तो ये चल रहा है। अब किस तरह से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ये त्वरण से चल रहा है, डिसलेशन चल रहा है, ये सब अलग कहानी हुआ, लेकिन मतलब चल रहा है ये बात हमको पता चल गया, चल रहा है ये बात हमको पता चल गया। तो ये वाले ग्राफ का आंसर क्या होगा, तो ये वाले ग्राफ का आंसर होगा ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ऑब्जेक्ट कैसा में है, रेस्ट में है। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 और मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 आप पढ़िए और थोड़ा समझिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों हम निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर को 11 पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 11 चलिए अब हम समझाते हैं। कह रहा है कि ये फ्यूज है, एक फ्यूज है, घर में एक फ्यूज लगाते हैं इस तरह का, आप पढ़े होंगे, कलर कोड से निकालना, 12th 11 जो लोग किया होगा। इसका रेटिंग 10 एम्पियर है। तो अब इसमें दो बात कह रहा है। पहला बात ये कह रहा है कि 10 एम्पियर से करंट अधिक होगा तब ये काम शुरू करेगा, और दूसरा कह रहा है 10 एम्पियर से अधिक होगा तो उड़ जाएगा। तीसरा बात कह रहा है कि 20 एम्पियर से अधिक होगा तो काम, तो ये तो खुली गलत हो गया। जब 10 ही एम्पियर का है ही तो 20 एम्पियर से क्या मतलब है हमको। तो अब देखिए ऐसा नहीं है, इसमें 1 एम्पियर करंट जाएगा तो ये जाने देगा, 5 एम्पियर जाएगा तब भी जाने देगा, मतलब काम तो कर रहा है। लेकिन जब 11 एम्पियर भेजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, जिसको बोलते हैं उड़ जाएगा, है ना। तो यानी कि इट विल बी ब्लो, ये क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा जब 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट जाएगा। तो इसका आंसर ये हुआ। तो ये भी एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गया। एनवीएस में इस तरह के क्वेश्चन आने का आप उम्मीद कर सकते हैं। फर्दर आगे 12 नंबर पे जब हम चलते हैं तो 12 नंबर क्वेश्चन तो बहुत आसान है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट इज कॉल्ड व्हाट, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो 12 नंबर आसान है। 13 नंबर क्वेश्चंस भी बहुत आसान है, लेकिन इसको आप क्या करिएगा, जल्दीबाजी में आंसर गलत करके आइए। 13 नंबर का हम निकालते हैं, क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है बताइए, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या दे रखा है 20 और टाइम क्या दे रखा है 2, यानी कि 40। तो 40 आंसर कहाँ पे है हमारा, ये है कि ये, तो ये मीटर में था तो 40 मीटर आंसर हो जाएगा। कोई ज़्यादा दिमाग लगाएगा तो 40 मीटर लगा, किलोमीटर लगा देगा, लेकिन सब गलत है। कैसे गलत है देखिए, ये क्या दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड में, यानी कि यहाँ यूनिट है, सेकेंड है किसका यूनिट, टाइम का यूनिट, और यहाँ टाइम का यूनिट क्या है, आवर। तो इसको सबसे पहले सेकेंड में बदलना पड़ेगा। सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 × 60 × 60। तो अब जब डिस्टेंस निकालिएगा तो कितना करना पड़ेगा, 20 स्पीड, और टाइम कितना है 2 × 60 × 60, यानी कि 36 दूना 72 दूना 144 पे 3 शून्य, इतना मीटर आएगा। इतना क्या आएगा, मीटर, क्योंकि यहाँ पे क्या रखा था, मीटर। अब इसको किलोमीटर में बदलिएगा, क्योंकि इतना मीटर तो आंसर है नहीं, तो 3 से डिवाइड लगेगा, 3 शून्य से, तो क्या हो जाएगा 144 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो 144 किलोमीटर ये आंसर है। तो इस तरह का भी छोटा छोटा क्वेश्चंस भी कभी कभी फंसा लेता है एग्जाम में, तो आपको बहुत ही अलर्ट रहना है। अब लास्ट क्वेश्चन है 14 के बाद जो है, 13 के बाद 14 क्वेश्चन कहाँ चला गया, 14 ठीक है, अच्छा 14 क्वेश्चन अलग है। 14 कह रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वेग के बारे में वर्णन किया गया है, चारों में से कौन सा है, ये 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा है जो वेग को डिस्क्राइब कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइबिंग वेलोसिटी। तो इसका आंसर आप बताइएगा कि कौन सा होना चाहिए। 14 का आंसर आप पे छोड़ देते हैं और हम लोग 15 पे चलते हैं सीधा। 15 में क्या है, फ्यूज तारों में क्या आवश्यक होता है, फ्यूज तार में क्या आवश्यक होता है। तो इसका आंसर देखिए, फ्यूज तार जो होता है दोस्तों, वो तो सबसे पहले कंडक्टर होना चाहिए। फ्यूज तार क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। तो कंडक्टर किस में है, इसमें आंसर है और इसमें है। और मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, क्योंकि फ्यूज को क्या होना रहता है, फ्यूज होना रहता है, मतलब उड़ना रहता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा तो गर्म होके वो क्या होगा, बहुत लेट से पिघलेगा, तब तक कि हमारा जो एप्लियंसेस बचाने के लिए लगाए हैं घर में वही जल जाएगा। तो ये अगर आप लास्ट तक देखे होंगे तो लास्ट ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। और एनवीएस लैब अटेंडेंट का फॉर्म आज से भराने लगा है और कट ऑफ डेट कितना रखा गया, 30/4/2024। इतना तक आपका एज भी, मिनिमम जो एज दिया हुआ है वो हो जाना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम एज इसी से कंसीडर किया जाएगा। 30 साल तक आपके पास 12th पास का सर्टिफिकेट भी हो जाना चाहिए अगर 12th पे भरना चाहते हैं तो, ठीक है। 10th प्लस आपको लेबोरेटरी टेक्नीशियन, तो ये तो बहुत कम ही लोगों के पास होगा। तो इस तरह से आप इसमें लेक्चर, अब दूसरा पॉइंट अगर आप लास्ट तक देखें तो इसमें क्या क्या सुधार करना चाहिए वो ज़रूर से आप नीचे कमेंट में फीडबैक में कीजिएगा कि सर आपको ये सुधार करने का ज़रूरत है। क्योंकि कंटेंट तो हमको पता है, जो PDF हम आपके सामने रखे हैं कंटेंट का, उसमें कोई कमी नहीं है। अब उसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो वो ज़रूर से बताइएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू।